तो सब कुछ, तू जान है हमारे, और जान है तो सब कुछ, ईमान की कहेंगे, ईमान है तो सब कुछ, ईमान की कहेंगे, ईमान है तो सब कुछ। मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, पैदाइश 1787 दिल्ली, वफ़ात 1854 दिल्ली। दिल ने फिर याद किया, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ये अल्फाज थे अजीम मौसीकार नन अदर देन नौशाद साहब के, जो उन्होंने कहे थे अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए। दोनों का राब्ता, दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। गर्ज यूँ कहे कि रूहानी था तो गलत नहीं होगा। जब रफ़ी साहब का जिक्र आता है तो नौशाद साहब का जिक्र खुद ब खुद आता है। उनके घर आए हुए हैं रफ़ी मैंशन में, आप देख सकते हैं चारों ओर उन्हीं के अवार्ड से भरे हुए। यहाँ पे एक एक चीज़ जो रफ़ी साहब के दिल की बहुत करीब थी वो संभाल के रखी गई है, और ये श्रेय जाता है उन्हीं के घर के ख़ास लोगों को, उनके बच्चों को। और इस वक्त हमारे साथ सबसे पहले बात करने के लिए उनकी चहेती बेटियाँ साहिबजादी यास्मीन और नसरीन। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है। रफ़ी साहब को हम याद कर रहे हैं आज। गई दफ़ा आप हमारे स्टूडियो में शिरकत फरमा थे, कई सारी बातें हुई, लेकिन आज चूँकि हम महफिल ही ऐसी है चार और उन्हीं की यादें हैं यहाँ पे जो सहज के आपने रखी है। आपने लास्ट टाइम यास्मीन जिक्र किया कि LPs और EPs उनकी आप अक्सर उनके लिए बजाया करती थी, तो आज वो रखी है वहाँ वो शेल्फ पे वो LPs और EPs। अच्छा, सबसे पहले मैं नसरीन आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि रफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद हुआ है, बुनियाद डल गई है जी इन 2 सालों में, जी जो हमारी बात हुई जी। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि रफ़ी साहब हमेशा से चाहते थे वो जो चोरी छुपे लोगों की हेल्प किया करते थे, लोगों की खिदमत खल जिसे हम कहते हैं, तो उसको आप आगे बढ़ा रहे हो। जी, अभी 2-2.5 साल हो गए हैं हम लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफ़ी वेलफेयर फाउंडेशन, और उसके चेयरपर्सन जो है हम हैं, और 5 डायरेक्टर्स भी हैं इसमें यास्मीन इज़ वन ऑफ देम, परवेज़ हैं, एक मिस्टर वेंकट करके हैं, SP बाला सुब्रमण्यम वो भी हैं इसके अंदर, ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और मिस्टर करुणेश बेंगलोर के हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी है इसके अंदर हैं। तो बस ये शुरू किया है हम लोग ने इसी उम्मीद से कि अब्बा तो खैर बहुत चैरिटी करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था वो क्या करते थे। उनके इंतकाल के बाद हम लोगों को मालूम पड़ा था कि अब्बा कई घरों में चूल्हा जलता था। जी जी, उनके घर चलाते थे जी। हमने सोचा व्हाई डोंट वी कंटिन्यू द ट्रेंड, यू नो, बाय हेल्पिंग द पुअर, द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, ताकि उनका भी जी जी तो उनका भी ज़रा हम लोग जितना बन पाता है, और पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमारे अब्बा करते थे, पूरी कोशिश है कि हम लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ें जी, और लोगों की मदद करें। उनके हयात में रहकर आपको तो मौका नहीं मिला ये सब करने का, क्योंकि वो खुद ही ये सब चीज़ें किया करते थे। आपको उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप पढ़ाई पे फोकस करें, फिल्मों की तरफ आपका रुझान केंद्रित नहीं किया, तो वो भी अच्छी बात है। एटलीस्ट उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद हर जगह से लोग आए देखने के लिए क्या हुआ, क्योंकि वो जहाँ जहाँ उनके पासर जाया करते थे, जिन घरों का चूल्हा जलता था, इनकी वजह से कश्मीर से लोग आए। हर महीने तो आता था कुछ न कुछ रफ़ी साहब के यहाँ से। अब की बार क्यों नहीं आया? तब पता चला उन्हें, और आपको पता चला, उन्हें पता चला, इनका इंतकाल हुआ, आपको पता चला कि भाई वो कितनी चैरिटी करते थे। उस टाइम गए दफ़ा आप लोगों के साथ बात हुई, यास्मीन आपके साथ बात हुई, करीब तो थी लेकिन हमेशा हिचकिचाया करती थी। Yeah, I was close. I used to listen to all the music. I was very much into music, like
तो जैसे ये रिकॉर्ड्स रखी हुई हैं यहाँ पे, कोई उसमें से निकालना हो तो डैडी बोलते थे इसको बताइए, निकाल देगी अंदर से, इसको बताइए। यू नो, एंड समटाइम्स जब वो बाहर भी प्रोग्राम के लिए जाते थे तो कभी कोई नहीं है जैसे हमारे, तो ये वाले गाने रिहर्सल करेंगे, तो समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स यूज्ड टू से राइट इट, एंड आई यूज्ड टू राइट इन हिंदी, यूज्ड टू राइट इन उर्दू, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस। गाने उन्होंने गाए हैं, हजारों की तादाद में उन्होंने गाने गाए हैं, हर तरह के गाने गाए हैं, सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, शोक भरे नगमे हो, पेपी सॉन्ग्स हो, और कवालियाँ हो, गज़लें हो, कोई एक ऐसा गाना जो अक्सर और बेशतर अभी भी उनके इंतकाल के बाद आपको याद आता, जो आपके दिल के करीब है? याद ना जाए। आई लाइक दैट सॉन्ग वेरी मच। ऐसे तो बहुत सारे हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू नो, जब से अब्बा का इंतकाल हो गया है, गाना हम सुनते नहीं हैं घर में, हम बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ऐसे कभी कुछ शोज़ में 1-10 साल से जाने लगे हैं, और वो भी सारे शोज़ में कुछ जाते तो वहाँ पे सुन लेते हैं गाने वगैरह जो भी है, लेकिन आई डोंट सिट डाउन पर्टिकुलरली एंड लिसन टू सॉन्ग्स एंड ऑल दैट। पता नहीं, एक अजीब सा वो हो गया है ना, दैट वैक्यूम हैज़ कम, सो या। मे बी आप उनके जब गाने सुनते होंगे आपको ज़्यादा याद सताती होगी, उनके थोड़े जज्बाती होते और ये गाना तो बड़ा चलता रहता है, लोगों के टेलीफोन पे भी रहे, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। वही हम कहते हैं, अब्बा ने कुछ गाने ऐसे गाए हैं जैसे कि इट, यू नो, उनके ऊपर ही सब जैसे कि बीती हुई है। शर्मी का कोई सॉन्ग लाइक तीसरी मंजिल, तुमने मुझे देखा, कनेक्शन रहा। जी 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 जी, बिल्कुल। जब उनका इंतकाल हो गया तो नौशाद साहब को पहले यकीन नहीं हुआ था कि रफ़ी साहब चले गए, जबकि बारहा वो इस बात का जिक्र किया करते थे, इस दुनिया फानी से कूच करना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, अब दिल भर गया है ऐसा। तो अक्सर बेशतर कहा करते थे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप रफ़ी साहब? तो एहसास कुछ हुआ था उन्हें, काफ़ी हसास थे, हर एक चीज़ का एहसास था उन्हें, ये नौशाद साहब ने कई बार भी कहा। आपकी क्या कुछ यादें हैं नौशाद साहब और रफ़ी साहब के दरमियान की? नौशाद अंकल से कभी मुलाकात नहीं हुई, बस हमारा निकाह पढ़ाया था, वो वकील थे, इतना हम जानते हैं, और शायद यास्मीन के भी निकाह में उन्होंने वो वकील बने हुए थे। दैट इज़ द ओनली टाइम दैट वी रियली सॉ हिम, यू नो, ऐसे कभी। और अब्बा की ऐसी आदत थी, वो ज़्यादा जो भी उनके कोलीग्स के साथ उनकी बातें होती थी, जो भी, वो कभी घर में आके हम लोगों के साथ डिस्कस नहीं करते थे, यू नो, वहाँ की बात वहाँ, घर की बात घर की बात। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है, इसी बात से पता चलता है नौशाद साहब ने अगर निकाह पढ़वाया तो इट मींस कि कितना गहरा रिश्ता था दोनों का आपस में। अब्बा एक चीज़ का जिक्र हमेशा करते थे, अभी देखिए अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में होती है, इन एवरीथिंग। तो उस दौर में आई थिंक 70s, mid-70s, यू नो, सब अब्बा को कहते थे कि अरे आपका, यू नो, डाउन हो रहा है, डाउनफॉल आना शुरू हो गया है, आवाज़ खराब हो गई है। तो अब्बा यही कहते थे, सब कुछ जो भी करता है वो ऊपर वाला करता है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। He used to say that. And one thing I can never forget till the end, अब्बा एक चीज़ कहा करते थे कि बस, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री देखी थी कि how good or bad the industry was, he has seen the inside out of it. और कई बार अब्बा जब भी हम लोग बैठते थे, एक ही बार वो कहते थे, बस मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जब मैं टॉप पे रहूँ तब वो मुझको उठा ले। एंड आई थिंक ये उनकी कबूलियत की घड़ी थी कि अल्लाह पाक ने वही किया। अब्बा हमारे 80s में आखिर में एकदम टॉप पे आ गए थे। सही। एंड उसी दौरान व्हेन पीपल से कि अरे बहुत जल्दी चले गए एंड ऑल दैट, हम दिल में सोचते थे अब्बा की दुआ कबूल हो गई। सही है। उन्होंने जो मकाम हासिल किया जी, वो किसी और सिंगर ने हासिल नहीं किया। वो रुतबा जो आला उनका था, ना सिर्फ बहसियत ग्लोकार बल्कि एक इंसान परस्त होना, वो खुददारी उनमें जो थी वो कमाल की थी। क्योंकि अब्बा जो है, कई म्यूजिशियंस देखिए, जब तक कि उनको काम मिलता था वो लोग यू नो दे अपना उनकी रोज़ी रोटी होती थी, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं पूछता था। एंड इट इज़ अ शेम कि द इंडस्ट्री पीपल ऑल्सो नेवर यूज टू थिंक अबाउट। हमारे अब्बा जो है, कुछ घर जो म्यूजिशियंस के थे उनके लिफाफे पहुँच जाया करते थे हर महीने, यू नो। उन्होंने कई एक दो, आई थिंक इट वाज खान मस्तान, माय फादर हैड सung with, he had seen him on the streets
begging over there and he was बैठे हुए पड़े हुए थे। अब्बा गाड़ी गुजर रही थी, वो रिकॉर्डिंग से निकल रहे थे और उन्होंने गाड़ी रोका, उनको पहचान लिया और उन्होंने गाड़ी रोका, उनको गाड़ी में बिठाया। हमारे मामू थे, मामू बोले क्या कर रहे हैं रफ़ी साहब? बोले नहीं, इनको घर ले चलो। फिर घर गए, फिर वहाँ पे नौकर चाकर से उनको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और फिर वो बोले कि ये तुम क्यों कर रहे हो, हैं कुछ तो ये। बोले रफ़ी साहब मैं जब नशे में रहता हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता है कि मेरा क्या पास था, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो आई डोंट नो, अब्बा ने शायद कंटिन्यू किया होगा, उनके साथ भी कुछ है, बट उनको वहाँ से उठा के घर लाए, उनको नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, सब ये करके फिर उनको फारिग किया। वही इसलिए हम कह रहे हैं ना कि इतने सारे आई मीन इंडस्ट्री में कोई किसी का ख्याल ना, और वो चाहते थे कि मैं, अल्लाह ना करे कि मैं किसी का मोहताज रहूं, है ना। अल्लाह पाक बस मुझको ऐसे ही, जब मैं टॉप पे रहूं तब मुझे। और ऐसा हुआ जब वो गुजर गए, जब उनका इंतकाल हो गया, तब आसमान भी रो रहा था उस वक्त। हजारों लाखों लोगों की तादाद उमड़ पड़ी थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि रफ़ी साहब इस दुनिया से कूच कर गए। जैसे आपने कहा कि वो मोहताज नहीं रहना चाहते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। इनफैक्ट उन पे कई सारे लोग डिपेंड थे। करेक्ट। इंडस्ट्री कैसी है जहाँ चढ़ते सूरज को सलाम है, आपके पास काम है, आपके पास पहचान है, आपके पास नाम है, तो लोग आपके पास आते हैं। एक बार वो नाम चला गया, आपको कोई पूछता ही नहीं। एक बार आपका डाउनफॉल आ गया तो फिर तो कोई नहीं पूछता है यहाँ पे, चाहे कितने भी बहुत बड़े अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड थे? हारमोनियम। और बाकी सब चीज़ें बड़े खुश होते थे, सारे अवार्ड्स वगैरह देख के बहुत बहुत खुश हुआ करते थे ये सब देख के। यू नो, कभी कभी तो उनके आँख से आंसू भी निकल आते थे। एक इंसिडेंट हम बताएं, उनका लास्ट प्रोग्राम था श्रीलंका में, उनका लास्ट प्रोग्राम था और खूब बारिश हो रही थी वहाँ पे। इट वाज आई थिंक इन द मंथ ऑफ मई में वहाँ का कुछ था, इंडिपेंडेंस डे है या कुछ तो था वहाँ पे। तो उधर जब अब्बा गए थे, ओपन एयर थिएटर था, यानी कि पूरा खुला हुआ मैदान में, ओपन ग्राउंड के ऊपर उनका प्रोग्राम था। एंड हमारे अब्बा जो है जब वो घर आए थे, कह रहे थे मैंने ज़िंदगी में इतना, आई थिंक इट वाज अबाउट 10 लाख ऑडियंस जो थी, और बारिश होने लगी थी, सब बारिश छतरी लेके खोले हैं, खड़े हैं, बट दे डिड नॉट मूव आउट। इवन द प्रेसिडेंट वहाँ के जो थे वो स्टेज पे आए, वो भी छाता लेके खड़े हुए थे और सुन रहे थे उनके गाने। माई फादर वॉज सो टच्ड व्हेन ही केम, ही वॉज इन टीयर्स व्हेन ही वॉज टेलिंग अस दिस इंसिडेंट। से मैंने कभी, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है मुझको, बोले इतनी इज़्ज़त बख्शी है। एंड बस जुलाई 31 माई फादर एक्सपायर दैट वेरी ईयर। मई में ये प्रोग्राम हुआ उनका और जुलाई में उनका इंतकाल हो गया था। तो बहुत बड़ी बात है, मुझसे आप बहुत इमोशनल हो रही हैं इस वक्त। और आज तक इट इज 39 years जी, his fan followers are just increasing day by day। यानी ये लगता ही नहीं कि अब्बा नहीं है, ये कहीं आसपास है। वो जो गाना गा के गए आसपास का कमाल थे। वो ऐसी शख्सियत सदियों में एक होती है, उनके अंदर जादू था। जैसे मैं अक्सर बेशतर कहती हूँ कि वो जादुई गायक थे, जादुई इंसान थे। कुछ तो जादू था जो लोगों को उनकी तरफ खींचा चला जा रहा है। जो भी नई जनरेशन है, नई नस्ल भी है, वो भी उन्हीं की तरफ राग़िब हो रही है। फरिश्ता था वो, रूहानी रिश्ता उनके साथ हर एक का जुड़ जाता है जो कोई भी उनके गाने सुनता है। हमारे अब्बा की बदौलत, अल्लाह के फजल से, हमारे अब्बा की बदौलत हम बच्चों को भी, सबों को उतनी ही इज्जत दी जाती है। एंड इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू नो, बहुत बड़ी बात है। 1947 में मोहम्मद रफ़ी साहब की एक ऐसी फिल्म आई जिसका नाम था जुगनू। इस फिल्म ने इन्हें स्टार सिंगर बनाया, स्टार सिंगर की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब थे, साथ में नूरजहां थी। तकसीम हिंद के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई और रफ़ी साहब यहीं पे मुकीम हुए। रफ़ी साहब की यादें ताज़ा हो रही है, दिल ने फिर याद किया में इस वक्त हुआ चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल ने फिर याद किया, दिल ने फिर याद किया।
दिल ने फिर याद किया में आज यादें ताज़ा हो रही है मोहम्मद रफ़ी साहब के ऊपर। रफ़ी साहब जिनकी गायकी का कोई जवाब नहीं था। सदियों में एक ऐसे गायक पैदा होते हैं, रफ़ी साहब जैसे गायक, उनके चहेतों कदरदानों की कोई कमी नहीं है। क्या रफ़ी साहब को बचपन से ही मौसीकी की तरफ लगाव था। फ़कीर आया करते थे उनके गांव में, उनके छोटे से गांव में, कोटला पंजाब में एक फ़कीर आया करते थे। अपनी फ़कीरी में वो गाया करते थे। रफ़ी साहब बहुत मासूम से बच्चे, नन्हे मुन्ने थे, सुना करते थे उनके पीछे पीछे जाकर। तो इतना उनका अट्रैक्शन उस फ़कीर की तरफ, उनकी आवाज़ की तरफ गया, हम कहेंगे कि मौसीकी की तरफ गया, कि वो अक्सर व बेशतर बैठ के फिर उन्हीं गानों को गुनगुनाया करते थे। तो ऐसे में उनके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई के ख़ास दोस्त थे जिनका नाम था हमीद साहब। तो हमीद साहब को ये लगा, एहसास हुआ कि रफ़ी साहब के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो है, ये खूबी उभर कर आनी चाहिए। तो उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे लगता है कि आपको सीखना चाहिए। तो बड़े बड़े उस्तादों के पास उन्होंने उन्हें भेजा हमीद साहब ने, और उन्होंने अच्छे से सीखा। 13 साल के थे रफ़ी साहब जब KL सहगल साहब उनके गाँव में वहाँ आए। एक बड़ा शो ऑर्गेनाइज हो रहा था वहाँ। KL साहब गाने वाले थे, दुनिया भर की ऑडियंस थी। अचानक से लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, क्या किया जाए? अब ऑडियंस को आपको पकड़ के रखना है। ऐसे में ऑर्गेनाइजर्स बड़े परेशान। हमीद साहब के दिमाग में बात आ गई। वो ऑर्गेनाइजर के पास गए, उनसे कहा कि एक बच्चा है मेरे पास, 13 साल का है, बहुत अच्छा गाता है, ऑडियंस को आपको पकड़ के रखना है, तो उसके लिए उन्हें स्टेज पे बुलाइए, वो कुछ गाने गाएंगे। तो उन्होंने गाना गाना शुरू किया। बहुत संजीदगी से लोग उन्हें सुनने लगे, मज़ा आ रहा था सबको। तो वहाँ एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे श्याम सुंदर साहब। तो श्याम सुंदर साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ को पहचाना। बाद में रफ़ी साहब को उन्होंने एक पंजाबी फिल्म में गाना भी दिया। उसके बाद जब वो मुंबई आए, पहला गाना श्याम सुंदर साहब ने ही उनको दिया, मुंबई में भी। खैर, मुंबई आने के बाद उनकी कई लोगों से मुलाकातें हुई। हमीद साहब उनको लेकर आए मुंबई। कई सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई, जिनमें AR कारदार के साथ नौशाद साहब जुड़े थे। ऐसे में दोनों का कनेक्शन शुरू हुआ। उसके बाद नौशाद साहब के साथ उनका राब्ता मुसलसल लगातार चलता रहा। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, बेजो बावरा में अलग तरह के गाने उनसे गवाए, दीदार फिल्म हो, दुलारी हो। खैर, जितनी भी बातें की जाए कम है। अब नौशाद साहब का जिक्र इसलिए यहाँ छिड़ा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्हीं के बेटे, बड़े बेटे रहमान नौशाद, और यहाँ हमारे साथ उनके बेटे शाहिद रफ़ी बैठे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है रफ़ी साहब के साथ। पीछे तस्वीर रफ़ी साहब की, ऐसे लग रहा है कि रफ़ी साहब को देख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब के साथ तो बहुत अटैच थे आप, जैसे बेटियों के साथ वो बहुत अटैच थे, आपके साथ भी बहुत अटैच थे। आपकी कभी हिम्मत हुई कि आप रफ़ी साहब से कहते कि आप इतने अजीम गुलकार है, हम भी चाहते हैं एक अदना सा गाना गाएं? कभी हिम्मत हुई? कभी ऐसी, मतलब अब्बा के सामने तो कभी हिम्मत नहीं होती थी। हालांकि अपना ऐसा कुछ डर, एक रिस्पेक्ट के तौर पे जो डर होता था इंसान में, एक बच्चे में, वो हिसाब से कि मतलब अब्बा से कैसे बात करें, अब्बा से कैसे बोले। तो वैसे अपना था, हम लोगों को शौक था, पहले भी गाने का शौक था, डांस करने का शौक था। अच्छा, वाह। ये सब करने का शौक था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती थी कि अब्बा के सामने कुछ बोले। तो और ये अब्बा देखते थे कि मतलब कभी कोई भी बच्चा उनका, खासकर लड़कों में, कि इंडस्ट्री में आने की कोशिश करता है, तो बोले भेज दो इसको, लंदन भेज दो, लंदन भेज दो, लंदन। तो आप सारे बच्चे लंदन में पले हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े भी हैं आप? जी हाँ। तो वहीं पे अपना भेज देते थे अब्बा। अम्मा हमारी अपना दिल पे पत्थर रख कर अपने बच्चों को भेजा करती थी। तो इस तौर पे, मतलब इसी तरीके से अब्बा, कभी हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि मतलब अब्बा से कहें कि हमको भी इंडस्ट्री में डालें, क्योंकि वो खुद कहते थे और हमारी अम्मा भी कहती थी कि मतलब अपना, मैं अगर अपना मेरे बच्चे आए इंडस्ट्री में तो या तो मेरे मुकाबले में आए या तो मेरे से बढ़कर आए। आला जी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, बाप होता है जी। तो मुश्किल है ये सब, तो जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से हम लोग जरा थोड़ा सा इंडस्ट्री से जैसे वो मजाकिया भी बहुत थे रफ़ी साहब के बारे में, आप में भी वो मजाकियापन आ गया है, वो तो जायज़ है। हमेशा आपसे सुना करते हैं हम, मज़ाहिया कुछ होता था आपस में। जैसे आपने कहा, पूछा,
तो अब्बा भी काफ़ी मजाक कर लेते थे बच्चों में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक अपने आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत प्यारा गाना था, 2 वाक्य मेरे को बहुत याद है उसके। हाँ, जरूर सुनाएं। अब्बा के बारे में तो एक गाना था अपना अंदाज फिल्म का, रे मामा रे मामा रे मामा रे। जी हाँ, जब वो गाना रिकॉर्डिंग करके अब्बा आए तो अब्बा ने बच्चों को बुलाया, मतलब जैसे अपने हम लोग खेल रहे थे तो बोले इधर इधर इधर, तो हम लोग गए भागते, बोली डैडी आज पता है कैसा गाना गाया मैंने? हाँ। बोले बताइए ना। तो अब्बा खुद गाते थे। हाँ। और गाते जो एक्चुअल अपना गाने के जो बोल होते थे उसको चेंज कर देते थे कि हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू, ये होता था। अब इसमें लड्डू नहीं बोले थे, हम तो गए बाजार में लेने को शाहिद, हम तो गए बाजार में लेने को शाहिद वाहिद कुछ न मिला पीछे पड़ा पाहिद। तो ऐसा कुछ ना कुछ बनाते थे, ऐसा मस्ती करते थे हंसाने के लिए। तो इस हिसाब से ये हर मर्तबा होता होगा। हाँ, ये आपका भी मन लग जाता था और मजा आता था, तो हम लोग भी मस्ती मजाक करते थे, सब बैठ के हंसते मजाक। एक दूसरा वाकई अपना, हालांकि उस वक्त तक तो अपना अब्बा का अपना मकाम भी ऐसा था कि स्टारडम बहुत था, बहुत मकाम हासिल किया, जाहिर सी बात है। तो एक गाना उन्होंने रिकॉर्डिंग पे गए थे, रिकॉर्डिंग करने के बाद जब घर पे आए तो बच्चों को बुलाए, सुनो इधर इधर, आज तुम्हें पता है, वो एकदम सॉफ्ट बात करते थे, हम लोग को कान लगाना पड़ता था अब्बा क्या कह रहे हैं। तो नज़दीक गए तो बोले कि अपना आज पता है आज मैंने किसके साथ गाना गाया? आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। माय गॉड, एंड वी वर यंग, मतलब हम लोग भी ऐसा सोचते थे कि मतलब डैडी सच्ची में, अच्छा वो कैसा दिखता था, कितना लंबा था, उसे क्या पहना था, उसके अपना हेयर स्टाइल, यू नो दिस वे। आई मीन फॉरगेटिंग वन थिंग कि अपना हाउ बिग माय फादर वाज, मतलब उनका मकाम इतना उरूज पे था, आला मकाम था कि मतलब वो खुद इतने मॉडेस्ट थे अब्बा हमारे कि वो खुद ही अपने भूल गए कि मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। He never thought of that. He never considered himself a star. तभी तो वो जड़ों के साथ जुड़े रहे। तो बोले कि मैंने आज अमिताभ बच्चन, एंड बोले एंड he became a fan, लेकिन मतलब मैं तो अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया और इतना अच्छा लगा मुझे, तो कौन सा गाना गाया, this and that, then he you know started interaction हुआ, and this is how he used to interact with us. आप क्वाइट मॉडर्न है, राइट? रफी साहब जो है वो भी, उनका अटायर भी बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा पहनावा पहनते थे, वो राजा की तरह। जैसे नसीम जी से भी हमने सुना कि जब वो ऊपर से उतरते थे सीढ़ियों से, ऐसा लगता था कि वो राजा उतर रहे हैं। बहुत पर्टिकुलर थे, स्त्री भी करेक्ट होनी चाहिए थी, ये चीज यहाँ वो चीज यहाँ, बहुत मेटिकुलस थे अपनी लाइफ में, अपने आप को लेकर पहनावे को। तो आपको कभी किन्हीं चीजों पे डांटा करते थे? क्योंकि आपका दौर बिल्कुल अलग था, फिर आप लंदन चले गए और कभी बार आपका हुलिया बदल के आए हो, ये क्या करके आए हो, कभी ऐसा पूछा उन्होंने आपसे? नहीं, अभी जैसे आपने जैसा पूछा तो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं लंदन में था तो आई वाज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब माय स्टडीज एंड, तो मेरे बाल बढ़ गए, बहुत बाल बड़े थे, मतलब आई वाज रॉकस्टार की तरह, एंड वेरी लॉन्ग हेयर और पोनीटेल डालता था मैं। तो इत्तेफाक की बात ऐसी हुई, ये 79 की बात है, ये डैड एंड मॉम दे वर गोइंग फॉर अ टूर टू अमेरिका एंड ऑल, एंड आई वाज इन लंदन। तो अम्मा ने कहा कि बेटा हम लोग जा रहे हैं, तुमको चलना है? मैं बोला मामा नेकी और पूछ चलेंगे साथ में तो अमेरिका। तो बोले कि ठीक है तुम लंदन से आ जाना, और हम लोग इधर से, उस वक्त मेरे बाल लंबे थे, अब मैं उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। तो भी जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, मम केम टू द एयरपोर्ट टू पिक मी अप बिकॉज दे वेंट वन डे बिफोर, एक दिन पहले आए थे। तो हम लोग गए, जब होटल गए तो अब्बा बोले ये कौन है? बाल लड़की जैसे बात करते हैं। एग्जैक्टली, एकदम लंबे बाल, दिस एंड रियली टिल हियर, आई मीन लॉन्ग, वेरी लॉन्ग है। तो मैं घबरा गया, मैं बोला मर गए मम। बोले कि मैं, मम्मी कह रही है मैं एयरपोर्ट पे बोल रही थी बाल इधर से कटवा के चल। तो एनीवे, आई मीन ही डिड नॉट ऑब्वियसली, रिएक्शन ऐसा था कि इसके बाल कटवाओ, मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद। तो ऑब्वियसली आई मीन सेम डे आई हैड टू कट माय हेयर एंड डिसेंट बन गया मैं, यू नो।
लेकिन ये that अच्छी way- बात है, उनके इंतकाल के बाद, उनके जी, गुजर जाने के बाद आप फिर वापस लंदन नहीं गए, जी नहीं। अब यहीं पे मुकीम हुए। That's right, तो वो yes. डिसीजन आपका खुद ब खुद आ गया दिमाग में कि नहीं मुझे अब यही रहना है, सब लोगों को इकट्ठे रहना है यहाँ? नहीं, एवरीबॉडी टुक अ डिसीजन इन दिस सेंस बिकॉज आई मीन उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी एंड ऑल माय ब्रदर्स, इनफैक्ट ऑल माय ब्रदर्स वर मैरिड। आई एम 4 brothers इंक्लूडिंग मी एंड 3 sisters। तो जिसमें से अपने 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी एंड दे वर ऑल सेटल्ड इन लंदन। I was the one not settled, Not- like you not know, settled, in not this sense married, married. not Yeah, I was settled, not married. So obviously, I mean, I had to take a decision, and obviously my elders also. I mean, they had to take, नहीं तुम इधर ही रहोगे. So I stayed back. I mean, you know, I couldn't. I did not go back. So I said, I mean, because mom was alone. रफी साहब के कॉन्सर्ट्स बाहर yeah, हुआ yeah, करते yeah, थे, yeah, yeah. हॉल भर जाता था। जी। और आप उन कॉन्सर्ट्स में कभी गए वहाँ जब आप लंदन में थे? I was there with him all the time. आपको भी उनके कई सारे गाने रोमांटिक हो, सब सैड सब, सॉन्ग हो, जी, जी, जी। जिस तरह से आपकी बहनों ने कहा एक ही पसंद रोमांटिक है, एक ही सैड सॉन्ग जी, है, जी, जी। आपकी क्या पसंद है? उनके नहीं तो गजलें, सब उनके पसंद कव्वाली? है। To be very honest, I love my dad's. अगर पूछेंगे तो मैं ये नहीं बता सकता। I cannot justify any song कि अगर ये गाना अच्छा, नहीं यार ये गाना भी अच्छा, नहीं ये गाना भी अच्छा। You know, justification हम नहीं दे सकते Right. because dad has sung all songs and they were And all very hits. good. उनको पता था कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर किस रूप में मुझे ढालेगा, मुझे हाँ। खुद ही उसमें ढलना है। उन्होंने जस्टिस किया हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। नौशाद साहब के साथ रागाज पे बहुत सारे गाने उन्होंने बिल्कुल, गाए, बिल्कुल। बेस्ट से बेस्ट रागाज दिए उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल। नौशाद साहब रागाज पे क्लासिकी मौसीकी उनकी बहुत ज्यादा वसी थी, Agreed. तो गजलें भी बहुत बेहतरीन उनके साथ। True, true. शंकर जयकिशन साहब, देन ओपी नायर साहब, Yes. देन मदन मोहन मदन साहब, मोहन। एस डी बर्मन साहब। S.D. बर्मन जबकि एस डी साहब, बर्मन ओहो। साहब का जो म्यूजिक था वो मिनिमल इस्तेमाल करते थे Agreed, इंस्ट्रूमेंट्स, agreed. और उनका बहुत Yes, सॉफ्ट yes. रहता था। Very true. Very फिर true. भी रफ़ी साहब जिन्होंने नौशाद साहब के इतने हाई नोट्स वाले, हाई जी, स्केल वाले जी, गाने जी, गाए, जी, जी। जब एस डी बर्मन साहब पे आए तो बिल्कुल लो सॉफ्ट साहब जो ज्यादा मॉडर्न म्यूजिक पे है, तो उनके Exactly. साथ उन्होंने जी हाँ, जी हाँ, जी, बिल्कुल। किस तरह के गाने दिए हैं। यहाँ बात आ रही है नौशाद साहब जी। की, क्योंकि रहमान नौशाद हमारे साथ जी, हैं, जी। तो उनका तो बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन था उनके साथ, जबकि आखिरी वक्त उनका आ गया, इंतकाल कर गए, इस दुनिया से कूच कर गए। नौशाद साहब को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं, कि ये कैसे सच हो सकता है। लेकिन जाने से कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले, जैसे आखिरी फिल्म हबा खातून थी जिसमें उन्होंने गज़लें गाई थी जो रिलीज़ नहीं हो पाई, उससे पहले कई लोगों ने कहा रफ़ी साहब की आवाज़ जो है अब ख़राब हो गई है। इनफैक्ट उनके क्लोज म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने भी कहा कि नहीं, अब वो आवाज़ में बात नहीं रही। नौशाद साहब ने हमेशा उन पर एतबार जताया, उनसे ये भी कहा कि बिल्कुल भी नहीं, आप अभी भी उसी मकाम पे है, लोग जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और हबा खातून की वो गज़ल उन्होंने उनसे गवाई भी, और जब उन्होंने एक टेक में वो गाई, रफ़ी साहब आए और गले लगाया नौशाद साहब, तो कहा कि सुकून से बेहतर कुछ नहीं है। तो उन्होंने बोला था आप डिमांड कर लीजिए कितना पैसा चाहिए, कहा कि नहीं, पैसे से सुकून नहीं मिलता। आज ज़िंदगी में कई दिनों बाद मुझे सुकून मिला। आजकल के जो गाने मिलते हैं वो गले तक उतरते हैं, दिल में नहीं उतरता, ये गाना दिल में उतरता है। और नौशाद साहब के साथ जितना भी उन्होंने काम किया वो वाकई में सभी गाने दिल में उतरते हैं। आप सही बात। उनके दरमियान की आपस की केमिस्ट्री वो बताएं। हमेशा नौशाद साहब कहते थे कि रफ़ी जो है, मोहम्मद रफ़ी साहब चौमुखिया हैं, यानी उनसे कव्वाली गवा लो, गज़ल गवा लो, ऊँचे सुर में गवा लो, और सैड सॉन्ग गवा लो, कॉमेडी सॉन्ग जैसे जॉनी वॉकर साहब के लिए, वो उस वक्त के जो सिंगिंग स्टार थे किशोर कुमार साहब, उनके लिए भी प्लेबैक दिया उन्होंने। 40 साल नौशाद साहब का साथ रहा, ऑलमोस्ट 4 डिकेड। सोलो गाना नौशाद साहब ने उनको, नौशाद साहब की बात कर रहे हैं, अनमोल घड़ी महबूब खान की थी, तो उसमें तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, आज किस्मत ने लूटा। लेकिन उनकी पहचान जो हुई वो खुद कहते थे, मेला फिल्म से जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। शो बाहर करते थे। आई थिंक नौशाद साहब के 3 गाने कि वो जरूर गाते थे वो, एक तो मधुबन में रात का नाचे रहे, वो दुनिया के रखवाले, और एक और गाना था सुहानी रात ढल चुकी, जो उनका फेवरेट भी था। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि रफ़ी साहब का फेवरेट गाना कौन सा है। आज तक अब्बा ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब ये गाना मेरा फेवरेट है, कभी नहीं कहा अपने मुंह से, कभी नहीं कहते थे कि अपना ये। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने काफी टूर किया अब्बा के साथ, और उसमें मैंने देखा हूं कि 3 गाने जो हैं अब्बा या तो फरमाइश आए या ना आए, लेकिन ये 3 गाने जरूर गाते थे। वो दुनिया के रखवाले, मधुबन मेरा दिखा ना चेहरे,
और सुहानी रात ढल ढल चुकी ना जाने तुम कब आओ। ये कह सकते हैं कि नौशाद साहब के ही गाने वो अक्सर और बेशतर उनके फेवरेट रहे हैं जो टूर में वो गाया करते थे। नौशाद साहब का एक कथा है जो उन्होंने अपने अजीज तरीन यानी दोस्त बोलिए, भाई बोलिए या अजीम गुलकार के लिए उन्होंने कुछ चंद अशार कहे हैं, हम पेश कर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है, अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पे नाज है। वाह क्या बात है, बहुत खूब। आप ये गाना एंजॉय कर लीजिए, रफ़ी साहब पर खास चल रहा है दिल ने फिर याद किया में। हम इसके पार हाजिर हो जाएंगे और हम रफ़ी साहब के दामाद के बारे में थोड़ा आपको बता देंगे और वो भी काफ़ी कुछ बता देंगे आपको। आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। रफ़ी साहब हज करके आ गए तो उन्होंने ठान ली थी, उन्होंने दिमाग में बात रखी थी अब उनको फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लेना है, नहीं गाएंगे, बिल्कुल मन बना लिया था उन्होंने। लेकिन नौशाद साहब ने उनसे ये कहा था कि नहीं। हाँ, ये अपना वाकया ऐसा हुआ था कि जब अब्बा हज पे गए थे, अब्बा ने 2 हज किए थे माशाल्लाह से कि अपना हाँ जो सेकंड हज था उनको अकबरी हज मिला था माशाल्लाह से। एंड उस वक्त किसी ने उनको बोला, कोई बड़ा बुजुर्ग होगा वहाँ पे, बोले कि रफ़ी साहब आप ये जो गाना गा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, ये गुनाह है। तो एज एवरीबडी नोज डैड वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन, बहुत अल्लाह का खौफ था उनको, बहुत डरते थे इन सब चीज़ों से। वो इतना डर गए थे, बोले कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं गाना नहीं गाऊंगा। आप यकीन करिए कि अपना आफ्टर हज ही केम टू इंडिया, विद इन हार्डली अबाउट अ वीक उन्होंने अपना बैग पैक किया, सीधा लंदन चले गए। मम वाज देयर विद हिम, शी आल्सो वेंट टू लंदन। तो भाई जी इन लोग के साथ रहते थे, जाहिर सी बात हम लोग का घर है वहाँ पे। तो अभी अब्बा बच्चों को तो नहीं बताएंगे मतलब मैंने छोड़ दिया या कुछ ऐसा नहीं, he didn't say anything to anybody, speak about it. ना वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, बस अपने कि हज कर दिया माशाल्लाह, everybody was happy कि अपना चलो हज करके लाए। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब भाईजान लोग बोलते कि यार अब्बा इतनी दिन तक तो रहते नहीं है लंदन में, इतना दिन क्यों रह रहे, समझ में नहीं आया। तो बड़े भाईजान जो थे हमारे, नो सॉरी खालिद भाईजान जो उनसे जो छोटे थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है अपना, तो बोले बेटा नहीं अपना क्या है कि बुरी बात है, गाना बजाना ये सब अपने मजहब में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है। वो तो भाई ने बोले कि डैड आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू गो टू इंडिया। तो भाईजान लोगों ने अपने अब्बा को जब इंडिया भेजे, फिर भी अब्बा नहीं कुछ कर रहे थे, हालांकि इतने ऑफर्स आ रहे थे, ये सब अपने ये 71 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो नहीं किए कुछ। तो अब्बा फिर अपने नौशाद साहब के यहाँ जाने लगे, मतलब यू नो एज बिफोर, मतलब एज अ फ्रेंड अपने जाने। तो नौशाद साहब भी अपने कुछ महसूस किए कि ये क्यों नहीं, तब उन्होंने कहा कि नौशाद साहब ऐसी सी बात है, मैं जब हज पे गया था तो कोई बड़े बुजुर्ग ने उन्होंने ऐसा कहा, इस तरह की टिप्पणी की। तो मैं ज़रा थोड़ा सा घबरा गया हूँ कि मतलब ये। तब अपना नौशाद साहब ने कहा कि रफ़ी भाई ऐसा है, हालांकि उतने रफ़ी जी बोलते थे शायद अब्बा, हाँ ऐसा कि आप ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना आपका दिमाग है बिजनेस करने का, ऊपर वाले ने आपको एक देन दिए, आपका गला, आपकी आवाज़, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब बहुत कुछ अपने जैसे ब्रेन वॉश करते हैं, तो अब्बा वो काफी ब्रेन वॉश करने के बाद तब जाके मंजूरी थोड़ी बहुत अपने मंजूरी, हाँ देन थोड़ा करना शुरू किया। By that time I think अपन किशोर दा and they already entered the industry. Okay. Yeah. So this was one of the reasons, I mean, पर किशोर दा, ये तो लोगों का नजरिया है कहने का, किशोर दा आए उसके बाद रफ़ी साहब लोग बातें बनाते हैं, जबकि किशोर दा के साथ भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। उनके इंतकाल के बाद वो कितना रोए थे, जब जिस दिन उनकी वफात हुई उस दिन भी उनके पैरों पे रह के उन्होंने खूब रोया है, आंसू बहाए। बिलीव मी, आप यकीन करिए कि मतलब अब्बा की इतनी इज्जत करते थे। किशोर दा वाज लाइक, आई मीन इन दिस सेंस, उनको खुद कहते थे यार हम जो गाते हैं हम तो यहाँ से गाते हैं, लेकिन रफ़ी साहब यहाँ से गाते थे, दिल से गाते। यू नो दिस इज व्हाट आई मीन, किशोर दा आई हर्ड हिम एंड इट्स अ फैक्ट कि मतलब वो बहुत इज्जत करते थे अब्बा की, बहुत इज्जत। बोले कि यार ही इज द वन, ही इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ही इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एज वेल। और बातें हम जानेंगे महराज साहब से। महराज साहब, आप दामाद थे, खालू थे आपके, तो कुछ ऐसी यादें हैं आपकी घर की, कुछ यादें
जो हमेशा याद आती हैं आप? बार बार क्या, हमको तो बहुत याद आएंगे भाई, क्योंकि मैं बहुत ही करीब था। शाम को मैं अपने काम से आता था, हमको बुलाते थे, आओ आज क्या खिला रहे हो। मैं खाने का बड़ा शौक था ना? अरे बहुत ज़्यादा, ऐसा पूछे नहीं। बस हमको नहीं मालूम जगह जितना उनको मालूम थी। उनके ऐसा आदमी दुनिया में ना हो है ना होगा। ऐसी खास यादें जो आपकी उनके साथ, जैसे एक आदमी कभी उनके साथ बातें हुई, ज़्यादातर किन पे बातें किया करते थे वो? मैं एक रिकॉर्डिंग कभी आता है कि फिल्म सिटी वहाँ पर रिकॉर्डिंग में गया था मैं नीचे, तो वहाँ लिफ्ट में जाने लगा मैं, वो भी साहब भी आए थे। तो इतने में एक आदमी आया लिफ्टमैन, तो साहब मेरी बच्ची की शादी है। मैं अच्छा करके चले गए, ऊपर रिकॉर्डिंग करी, नीचे उतरने लगे, जो उनको पूरा जो मिला था लिफाफा उसका लिफ्ट में ले लो, अपने बच्ची के लिए लेके जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, रफ़ी साहब की यादें ताज़ा हो गई, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शाहिद साहब आपने कई सारी बातें बताई, और मेहरा साहब आप भी बीच में जुड़ गए, आपके घर के और भी सदस्य जुड़ गए, यास्मीन, नसरीन। अब कमी थोड़ी रह गई है, एक दो और बच्चे जो हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत फरमा नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ उपस्थित होते तो वो भी यहाँ हमारे साथ बात कर लेते। एक एक चीज़ यहाँ इस कमरे में उनके दिल के बहुत करीब थी। शाहिद साहब आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो ज़्यादा उनके दिल के करीब थी इस कमरे में? अवार्ड्स की हम बात करें, इतने सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, बेहतर से बेहतरीन अवार्ड्स देख के खुश हुआ करते थे जब अवार्ड मिलता था या अवार्ड लेने जाया करते थे। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि मतलब अपना अब्बा को अवार्ड मिलता था ना, तो अब्बा बहुत खुश हो जाते थे, कोई भी अवार्ड हो, ये नहीं कि मतलब एक पर्टिकुलर अवार्ड, बच्चों की तरह, बस बच्चों की तरह कि अरे मुझे एक बोलते ना कि एक बच्चे मासूम बच्चा, बस एक मासूम बच्चे की तरह बोलते, अरे आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, यू नो दैट वे, आई मीन that eagerness, that feeling in him and the eagerness, getting appreciated, exactly। और उस हिसाब से अपना हर चीज़ पे वो खुश होते थे। अपने डैड never used to socialize, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको कि he never used to socialize, मतलब वो socializing में believe नहीं करते थे। He used to believe in his work and the family। एक मिसाल देता हूँ कि मतलब अपना कभी किसी की शादी में अगर जाना है या फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल अपना कोई अवार्ड फंक्शन में भी जाता है, तो अब्बा का ऐसा था कि मतलब लोग मतलब अपना अवार्ड मिलता है तो बैठते हैं, देखते हैं दूसरा, ये सब ना। अब्बा का टर्न आता था, अवार्ड लिए, ड्राइवर को बोल देते कि मैं आए, बस बाहर निकल गया, गाड़ी में बैठ। शादी में भी ऐसे ही, अब किसी की शादी में जा रहे हैं तो अपना ड्राइवर को बोलते तो गाड़ी को थोड़ा सा आगे रखना, मैं आ रहा हूँ। तो ये ऐसा गए, स्टेज पे गए, जो भी देना है दिए, बुके देना, लिफाफा दिए, जो भी किया, दूसरी तरफ से वापस गाड़ी में बैठ के फिर वापस घर। सो दिस इज व्हाट माय डैड वाज। आई मीन ही नेवर यूज्ड टू सोशलाइज, कि अब मतलब अभी शादी में है, लोग मिलते हैं, खड़े होके बात करें आधा एक घंटा बैठ के, नथिंग। ही वाज सो रियल, उनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती थी। सिंगर्स कहते हैं जिन का भी जिन्होंने उनके साथ काम किया है, गाने गाए हैं, उनसे जब भी मेरे दिल ने फिर याद किया, मैं बात हुई तो सबका यही कहना था, रफ़ी साहब ऐसे गायक थे जो बहुत इजी वे में गाया करते। हम बहुत टेंशन में होते थे जब रिकॉर्डिंग चला करती थी किसी गाने की, वो बीच में उठते थे, हमारा अंतरा खत्म हो गया, उनकी बारी, इंटरव्यू चल रहा है, उठ के चाय भी पी रहे हैं, उठ के पानी भी पी रहे हैं, कोई दूसरा आ रहा है रिकॉर्डिंग में, उसको हाय हेलो भी कर रहा है, फिर मेरी तरफ भी देख रहे हैं और ऐसे भी हाथ भी हिला रहा है। तो और उसके बाद इतना इजी वे में गाना गाना भी शुरू किया, एफर्टलेस सिंगिंग, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट। कभी आपने रफ़ी साहब को घर पे आते हुए किसी बात पे थोड़ा उदास देखा है उन्हें अपनी लाइफ में? मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा, क्योंकि बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही वाज अ गॉड गिफ्टेड पर्सन। अब्बा को अल्लाह की देन थी, और खुद कहते थे, वो खुद कहते थे कि मुझे, मेरी आवाज़ मुझे अल्लाह की देन है। इनफैक्ट अपने एक और अपने मिसाल देता है, जैसे कि नॉट मिसाल बट इट्स अ फैक्ट, कि कोई भी रिकॉर्डिंग में अपने, जब रिकॉर्डिंग में अपना इंसान रिकॉर्डिंग कर लेता है, गाना गा लेता है, तो वो आफ्टर एवरी रिकॉर्डिंग वो बैठता है, सुनता है अपनी आवाज़ के बराबर है कि नहीं है क्या। तो कभी भी ऐसा होता था तो लोग अंदर घुसते थे रूम के अंदर, तो बोलते वाह वाह रफ़ी साहब, वाह वाह क्या गा, ऊपर वाले की देन, बस उनकी उंगली उठ जाती थी कि मतलब नहीं, मैं नहीं, ये अल्लाह की देन है। गॉड फेयरिंग थे, गॉड के साथ कनेक्टेड थे, इसी वजह से पूरी दुनिया, पूरा आलम उन पे फख्र कर रहा, नाज करता है और उन्हें याद करता है और बारहा याद करता रहेगा। थैंक्स अ लॉट, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको अजीम गुलकार रफ़ी साहब पर बेहद पसंद आ गया होगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, आप अपना ध्यान रखिएगा, एक नई याद के साथ हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।